हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे चैनल होम साइंटिस्ट क्रिएटर पर स्वागत है। तो आज हम लोग 12th क्लास होम साइंस का ये टॉपिक अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले वो सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग वो इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे क्या है अपनी क्लास में डिस्कस कर लेंगे और उनके एमसीक्यू क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलिएगा और आप लोगों को यहाँ पे सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कंप्लीट कराए जाएंगे और एमसीक्यू भी कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये टॉपिक कौन सा है। तो आज हम लोग ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है, टॉपिक का नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे की देखभाल किस प्रकार से करी जाती है और उसकी शिक्षा क्या है, उसकी शिक्षा पर कितनी देखभाल की आवश्यकता होती है और उसकी शिक्षा पर देखभाल की आवश्यकता क्यों होती है, ये सब बातें हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था कितनी होती है, कब से स्टार्ट होती है और कब तक होती है, उस आयु को और क्या क्या कहा जाता है और उस आयु में बालक में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और इस आयु की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिससे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो आप लोग ये क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं कि ये टॉपिक के आगे और कौन सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी टर्मिनोलॉजी सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसकी जो भी शब्दावलियाँ हैं, मेन शब्दावलियाँ पहले हम लोग उनको समझ लेंगे क्योंकि जो भी उसमें शब्द दिए होते हैं पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग शब्दों को समझ जाएंगे तो उसके अर्थ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चैप्टर को समझने से पहले उसमें जो मेन शब्दावलियाँ होती हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के माध्यम से पूरे चैप्टर में क्या होता है, वही शब्द जो घूम फिर के हर जगह वही शब्द पूरे चैप्टर में रखे जाते हैं। तो जब वो शब्द का मतलब हम लोग समझ जाएंगे तो इस चैप्टर को समझना बहुत ही आसान होगा। तो हर चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, पहले उस चैप्टर की शब्दावलियाँ जो भी टर्मिनोलॉजी है वो भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद थ्योरी क्लास करेंगे। तो पहले आइए हम लोग टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर की देख लेते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी। तो आइए गाइस, हम लोग इस चैप्टर की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो पहले डिस्कस कर लेंगे, उनका मीन समझ लेंगे, फिर जाके इस चैप्टर की थ्योरी क्लास पर आएंगे। तो पहले हम लोग ये वाली टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं कि ईसीसी क्या होता है, ईसीसी का मतलब क्या होता है, ईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और ईसीसी का हिंदी मीन्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो ईसीसी का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म भी गाइस पूछ लिया जाता है और इसका हिंदी मीन होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये इतना इसका हिंदी मीन होता है और ये इसका फुल फॉर्म है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको जरूर याद रखिएगा। तो ईसीसी का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो ये टर्मिनोलॉजी हम लोग देखते हैं क्या है। ये एक ऐसी गतिविधि है जो विभिन्न परिस्थितियों में बाल्यावस्था को लाभ पहुंचाने के साथ ही इन मूलभूत कामों में माता पिता और समाज की सहायता करके परिवारों को लाभान्वित करती है। ईसीसी का मतलब होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। एक ऐसी गतिविधि है जिसमें क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चे को लाभ पहुंचाया जाता है, उसे उसकी बाल्यावस्था में बहुत ही अच्छी शिक्षा और देखभाल दी जाती है जो उसके माता पिता के मूलभूत कार्य होते हैं। और यही कार्य क्या करता है, यही कार्य उत्तरदायित्व बच्चा अपने माता पिता के प्रति निभाता है और समाज की सहायता करके परिवारों को क्या करता है, लाभान्वित करता है। तो ईसीसी का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था में होने वाली बच्चे की देखभाल और शिक्षा। अगला टर्म देखते हैं कौन। अगला है गाइस बाल देखभाल। बाल देखभाल का मतलब क्या होता है, बाल देखभाल का से तात्पर्य होता है बच्चे की देखभाल। तो बच्चों को मानवीय अधिकारों के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए जिन अधिकारों की प्राथमिक आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर करना बाल देखभाल कहलाता है। बच्चे को मानवीय अधिकारों के साथ साथ उसके सर्वांगीण विकास के लिए, जो भी बच्चा है उसके जो भी अधिकार हैं, उसके माता पिता से उसके जो भी अधिकार हैं और उस बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, मतलब हर क्षेत्र में विकास हो पाए, शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक विकास, ये सारे विकास क्या हो, हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से चल सके, इसके लिए उसे जिन अधिकारों की प्राथमिक आवश्यकता होती है और उन अधिकारों की पूर्ति परिवार के सदस्यों के द्वारा करी जाएगी, वह समाज के स्तर पर करना क्या कहलाएगा, बाल देखभाल कहलाता है। मतलब बालक की क्या है, जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करना और उसके जो भी अधिकार हैं उनकी पूर्ति करना, उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, बाल देखभाल कहलाएंगे, जो बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आएगा। अगला है बाल विद्यालय पूर्व शिक्षा। विद्यालय पूर्व शिक्षा से तात्पर्य होता है कि विद्यालय पहले जाने से पूर्व मिलने वाली शिक्षा, बालक को जो भी शिक्षा प्राप्त होगी जब वो विद्यालय नहीं जाएगा, विद्यालय जाने से पूर्व मतलब वो विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले उसके जो भी उसको शिक्षा प्रदान करी जाएगी वो विद्यालय पूर्व शिक्षा होती है। तो इसका तात्पर्य होता है यह बच्चों को प्राथमिक औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करती है, किंतु यह प्राथमिक शिक्षा का लघु रूप नहीं है। जो विद्यालय पूर्व शिक्षा होती है वो एक बच्चे को प्राथमिक तौर पर, इसका मतलब होता है जब वो प्राथमिक तौर पर क्या होगा, औपचारिक रूप से एक विद्यालय में प्रवेश लेगा, तो वो जो विद्यालय पूर्व शिक्षा होगी वो विद्यालय पश्चात जो विद्यालय में जाने के बाद शिक्षा ग्रहण करेगा उसके लिए तैयार करती है। और शिशु या प्राथमिक शिक्षा लघु रूप नहीं है, ये शिशु की प्राथमिक शिक्षा का लघु रूप नहीं है बल्कि विद्यालय पूर्व दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा होती है, जिसमें बालक को क्या है, विद्यालय जाने के बाद जो भी वहाँ गतिविधियाँ कराई जाएंगी, जो भी औपचारिकता के साथ बालक को वहाँ रखा जाएगा, उसके लिए प्रारंभिक रूप से सामाजिक व पारिवारिक स्तर पर बालक को क्या है, तैयार किया जाता है। तो विद्यालय पूर्व शिक्षा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं कि दिवस देखभाल केंद्र क्या होता है।
दिवस देखभाल केंद्र। दिवस देखभाल केंद्र से क्या तात्पर्य, तो दिवस देखभाल केंद्र से तात्पर्य होता है कि दिवस मतलब दिन में जब बच्चे की देखभाल जिस भी केंद्र में करी जाएगी वो होता है दिवस देखभाल केंद्र। तो जहाँ छोटे बच्चों की देखभाल खेल कूद जैसी एक्टिविटी कराई जाती है, इससे धीरे धीरे बच्चों को घर से दूर कई घंटे रहने की आदत हो जाती है और वे सरलता से स्कूल जाने को तैयार होने लगते हैं। दिवस देखभाल केंद्र का मतलब होता है पूरा दिन बच्चे क्या करेंगे, वहीं पर जो भी देखभाल केंद्र है, जो भी दिवस देखभाल केंद्र है वहाँ पे रहेंगे और वहीं पे खेल कूद उनको कराया जाएगा। उनकी शारीरिक गतिविधियाँ, जितनी भी शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं वो भी उनको वहीं पे करवाई जाएंगी। धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा घर से दूर रहना सीख जाता है और घर से दूर रहना सीख जाएगा तो इसका मतलब होता है कि जब घर से दूर रहेगा तो जब दिवस देखभाल केंद्र के बाद जब विद्यालय में उसका प्रवेश होगा तो वहाँ पे भी क्या होगा, वो आसानी से वहाँ पे बैठ पाएगा, वहाँ की औपचारिकता को समझ पाएगा और वहाँ क्या है औपचारिक वातावरण में रहना सीख जाएगा विद्यालय के। तो दिवस देखभाल केंद्र वो केंद्र होते हैं जो धीरे धीरे बच्चों को घर से दूर रहना सिखाते हैं और विद्यालय जाने के लिए तैयार करते हैं। तो दिवस देखभाल केंद्र वे होते हैं जो बालक को क्या करते हैं, धीरे धीरे विद्यालय जाने की ओर सरलता से तैयार करते हैं। अगला देखते हैं कौन सा टर्म। अगला टर्म है गाइस शिशु देखभाल केंद्र। शिशु का मतलब होता है शिशु, जब छोटा बच्चा होगा तब उसकी देखभाल जहाँ पर करी जाएगी वो केंद्र की बात करी जा रही है। तो छोटे बच्चों को उनकी माताओं के काम करते रहने के दौरान गुणवत्ता वैकल्पिक देखभाल और अन्य सेवाओं के मामले में सहयोग प्रदान करता है। शिशु देखभाल केंद्र क्या होता है, जहाँ पर जो माताएं होती है, अगर माताएं किसी भी फैक्ट्री या किसी भी औद्योगिक संस्थान में कार्य कर रही हैं तो वहीं पर जैसे 5-6 माताएं हैं और उनके बच्चे 6-7 ऐसे शिशु बच्चे हैं जिनको माताएं लेकर वहीं पर आती हैं और कार्य करती हैं, तो उन बच्चों की देखभाल करने के लिए उसी व्यावसायिक संस्थान में क्या होता है, शिशु देखभाल केंद्र बनाया जाता है, जहाँ पर माताएं तो उस औद्योगिक संस्थान में कार्य करती हैं लेकिन उनके बच्चे की देखभाल करने के लिए वहाँ पर अलग से सदस्य रखे जाते हैं और वो क्या करते हैं, उन काम करने वाली माताओं के बच्चों की देखभाल करते हैं और पूरी गुणवत्तापूर्ण देखभाल करते हैं। वैकल्पिक देखभाल और अन्य सेवाओं के मामले में सहयोग प्रदान करते हैं। और ये वैकल्पिक देखभाल का तात्पर्य होता है कि जब उनकी माता वहाँ पर नहीं होगी तो विकल्प के रूप में अन्य व्यक्ति जब देखभाल करता है तो वो वैकल्पिक देखभाल होती है और वो परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी कुछ समय के लिए होती है। परमानेंट तो उसकी माता के पास ही यह होता है कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण करे और उसकी देखभाल करे। तो शिशु देखभाल केंद्र आपको समझ में आ गया होगा। अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी क्लास करेंगे। तो यहाँ से हम लोग अब थ्योरी क्लास डिस्कस करेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था से। इससे हम लोग अब थ्योरी क्लास यहाँ से पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने सारी टर्मिनोलॉजी देख ली है, कौन कौन सी सारी टर्मिनोलॉजी थी वो सारी टर्मिनोलॉजी समझ ली। अब यहाँ से हम लोग थ्योरी क्लास डिस्कस करेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होती है। पहले आइए ये देखते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था बालक का निर्माण काल है। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक यानी 0 से 5 वर्ष तक, 0 का मतलब होता है जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था बालक का निर्माण काल होती है। बालक प्रथम 5 सालों में बाल्यावस्था तक जितनी भी चीज़ें सीखता है वो क्या होती है, उसके जीवन में स्थायी रूप से रुकती हैं और प्रारंभिक बाल्यावस्था को ही बालक के जीवन का निर्माण का काल कहा जाता है। और यही वो अवस्था होती है जब बालक के विकास की नींव रखी जाती है। तो बालक का विकास जिस तरफ करना है, उसे जिस भी क्षेत्र में ले जाना है, उसे जैसा भी बनाना है, तो यही 5 साल ये निश्चित कर देते हैं कि बालक कैसा बनेगा, आगे जाके उसका भविष्य क्या होगा। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था उस बालक का निर्माण काल कहलाती है और यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो इसे जन्म से 5 वर्ष तक मानते हैं। जितने मनोवैज्ञानिक हैं उनका अलग अलग मत है और उन्होंने अलग अलग एज बताई है। तो जो भी एज हम यहाँ पर देखेंगे वो मान्य होगी क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं गाइस और ये एनसीईआरटी की बुक से ली गई हैं। तो ये एनसीईआरटी का कंटेंट है और यही क्या होता है, यही मान्य होगा। तो ये जो लाइनें लिखी गई हैं ये एज आप लोग याद रखिएगा कि जन्म से 5 वर्ष तक क्या है, बाल्यावस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था मानी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है। न्यूमैन के शब्दों में न्यूमैन ने क्या कहा है कि न्यूमैन ने अपने शब्दों में प्रारंभिक बाल्यावस्था को बताया है। इन्होंने कहा है 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील अवस्था होती है। इन्होंने कहा कि जो 5 वर्ष तक की जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था होती है वो शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। जो भी जन्म से लेकर 5 साल का जो बच्चा है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा है, वो जो भी चीज़ें देखता है उन्हें बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेता है। उसके अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, इस अवस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। जो भी चीज़ें उसके सामने हो रही है वो उसे वैसे ही करने लगता है। अनुकरण करके जो भी दृश्य घटनाएं उसके सामने घट रही हैं वो अनुकरण के द्वारा उन्हीं को दोहराने की कोशिश करता है, क्योंकि दोहराने की प्रवृत्ति भी बालक के अंदर इस अवस्था में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में होती है और इस अवस्था में बालक की ग्रहणशीलता बहुत ही ज़्यादा होती है। वो सामने होने वाली चीज़ों को बहुत आसानी से बहुत जल्दी ही ग्रहण कर लेता है। अगला है फ्रायड के शब्दों में। फ्रायड ने प्रारंभिक बाल्यावस्था को अपने शब्दों में बताया। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। इन्होंने कहा कि मनुष्य जैसा भी बनेगा भविष्य में जाके, वो उसके जन्म से लेकर जो 4-5 ये वर्ष होते हैं वो ही उसे निश्चित कर देते हैं कि बालक आगे जाके क्या बनेगा, अपने भविष्य में क्या करेगा और वो कैसा होगा, उसका सांस्कृतिक विकास कैसा होगा, उसके अंदर नैतिकता होगी या नहीं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बालक की प्रारंभिक जो 5 वर्ष होते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वही निश्चित कर देती है कि बालक आगे जाके क्या करेगा और क्या बनेगा। जो कुछ भी बनना होता है वो 5 सालों में ही बन जाता है। उसकी प्रति मतलब क्या होती है,
पहले छवि क्या होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही दिखने लगती है। तो आप लोगों को प्रारंभिक बाल्यावस्था समझ में आ गया होगा। गाइस अगला आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं और भी अच्छे शब्दों। आइए गाइस देखते हैं। तो जो नवजात शिशु होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था हम लोगों ने समझ ली। अब देख लेते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको भी याद रखना है आपको। तो नवजात शिशु का आकार, जो नवजात शिशु जन्म लेता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका आकार जो होता है वो, उसकी जो आकार होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो 19.5 इंच होती है। तो अगर इंच में हम लोग देखेंगे तो वो 19.5 इंच होती है शिशु की जो लंबाई होती है। जितना लंबा क्या होता है, छोटा बच्चा जितना होता है उसकी जो लंबाई होती है वो इतनी होती है। और नवजात शिशु का भार, भार का मतलब होता है उसका वेट जो होता है। तो नवजात शिशु का भार पाउंड में देखेंगे तो 7.5 पाउंड होगा। और अगर वजन में हम लोग किलो में देखेंगे तो 2.5 से 3 किलो तक एक नवजात शिशु का भार सामान्य भार होता है। अगर इससे कम केजी का नवजात बालक है तो वो कम अल्प कुपोषित माना जाता है और उसका वजन क्या होता है, अच्छा नहीं माना जाता है, वो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। तो 2.5 से 3 किलो का बच्चा स्वस्थ माना जाता है। और इसके बाद है बाल्यावस्था के बाद। अब नवजात देख लें, हम लोग बाल्यावस्था देखेंगे। बाल्यावस्था के अंत तक बालक की ऊंचाई, जब बाल्यावस्था का अंत हो जाता है, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था के अंत में, 5वें वर्ष में क्या होगा, बालक की ऊंचाई 46.6 इतनी हो जाएगी। मतलब वो इतना लंबाई में क्या होगी, उसकी लंबाई इतनी हो जाएगी, 46.6 हो जाएगी। और बाल्यावस्था के अंत तक बालक का जो वजन है, उसका जो वेट है वो 22 केजी तक हो जाएगा। तो बाल्यावस्था के जन्म से 5 वर्ष तक का जो बालक है उसका वजन इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा तो वो बालक अल्पभार का माना जाता है। इसके बाद जन्म के बाद नवजात शिशु 15 से 20 घंटे सोता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि जन्म के बाद नवजात शिशु कितने घंटे तक सोता रहता है। तो जन्म के बाद नवजात शिशु 15 से 20 घंटे तक सोता रहता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। तो जो 20वीं शताब्दी चल रही है उसको बालक की शताब्दी कहा जाता है। आगे है प्रारंभिक बाल्यावस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इस अवस्था में उसका जितना ही अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है उतना ही अधिक उसका उत्तम विकास और जीवन होता है। इस अवस्था में बालक का जितना अधिक उचित निरीक्षण और निर्देशन किया जाएगा, जितना अधिक उसे परामर्श और निर्देशन दिया जाएगा, उसे सही गलत के बारे में बताया जाएगा, उसे क्या है अच्छी अच्छी आदतें उसके अंदर डाली जाएंगी, वो उतना ही अधिक उत्तम उसका विकास होगा और उतना ही उत्तम उसका भविष्य और जीवन होगा। तो ये 5 वर्ष बालक के निर्माण काल के होते हैं। तो ये इन 5 वर्षों में जितना अच्छा निरीक्षण और निर्देशन उसको दिया जाएगा, आगे चल के बालक का भविष्य और बालक उतना ही अच्छा क्या होगा, अपने भविष्य को बना सकेगा और समाज में उतना अच्छा ही वो प्रदर्शन करेगा। आगे है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है और इसे खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है, टॉडलर आयु भी कहा जाता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के 3 नाम है, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाएगा, खिलौनों की अवस्था कहा जाएगा और टॉडलर आयु भी कहा जाता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के ये 3 नाम होते हैं क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक खिलौने के साथ खेलना बहुत पसंद करता है। टॉडलर आयु का मतलब होता है वो इधर उधर उछल कूद करता रहता है, तो इधर उधर उछल कूद करने के कारण उसे टॉडलर कह दिया गया है। तो इस एज को टॉडलर एज कहा जाता है। भारत सरकार ने इस आयु समूह की आवश्यकताओं को आंगनबाड़ी द्वारा विद्यालय की पूर्व शिक्षा देकर पूरा किया है, जो इसकी समेकित बाल विकास सेवाओं ICDS के अंतर्गत कार्य करती है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आंगनबाड़ियाँ कार्य करती हैं। तो ये भारत सरकार ने क्या है, इस आयु की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा की का प्रबंधन किया है। और ये शिक्षा विद्यालय आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ियों के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बालकों को प्रदान करी जाती है। स्कूल जाने से पूर्व बालक आंगनबाड़ी में जाते हैं और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आंगनबाड़ी किसके अंतर्गत चलाई गई, ICDS केंद्र के अंतर्गत आंगनबाड़ियाँ आती हैं जो ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में होती है। ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और इसका हिंदी होता है समेकित बाल विकास योजना। तो इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और इसका हिंदी में होता है समेकित बाल विकास योजना। तो आप लोगों को गाइस ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कि कौन सा है। तो हम लोगों ने गाइस क्या किया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसकी टर्मिनोलॉजी जितनी भी टर्म होते हैं ये सारी चीज़ें समझ ली। टॉडलर क्या होता है, खिलौने की अवस्था क्या होती है, ICDS क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ ली। इसके फुल फॉर्म भी देख लिया, ICC क्या होता है, ये सब बहुत अच्छे समझ लिया। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था को हम लोगों ने समझ लिया, तो अब इसकी विशेषताएं भी समझ लेते हैं कि ये जो बाल्यावस्था होती है इसकी विशेषताएं क्या होती है, क्या क्या विकास और क्या क्या विशेष प्रवृत्तियाँ इस एज में देखने को मिलती हैं एक बालक के अंदर। तो इसकी विशेषताओं को भी क्या कर लेते हैं, इसमें डिस्कस कर लेते हैं और उन्हें जान लेते हैं कि एक बाल्यावस्था में बालक के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इस अवस्था में बालक का जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही तीव्रता से होता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष का बालक का शारीरिक विकास बहुत तीव्रता से होता है, वो बहुत तीव्रता के साथ उसके शरीर में विकास होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है, लंबाई एवं भार में वृद्धि होती है। जब नवजात शिशु जन्म लेता है और जन्म से 5 वर्ष तक उसका जो वजन है, उसकी जो आकार है, उसकी जो लंबाई है वो बहुत ही तीव्र गति से क्या होती है, बढ़ती है। उसका वजन भी बढ़ता है और उसकी लंबाई भी बढ़ती है, उसका आकार भी बढ़ता है। तो जन्म से 5 वर्ष की अवस्था में प्रथम 3 वर्षों में बालक के शिशु का शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है और लंबाई और भार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। एक शिशु बालक जो नवजात शिशु होता है वो अपने जन्म से 1 साल तक अपने जन्म का 3 गुना
3 गुना क्या हो जाता है, अपने जन्म का 3 गुना वजन प्राप्त कर लेता है। तो एक जन्म लेने वाला शिशु 2.5 से 3 किलो का जो होता है, केजी का होता है, वो 1 साल में अपने जन्म का 3 गुना वजन प्राप्त कर लेता है। तो जन्म के प्रथम 3 वर्षों में बालक का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है और बहुत ही तीव्रता से होता है। अगला होता है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता भी होती है। ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में तीव्रता होती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु की सभी मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं। 3 वर्ष की आयु तक बालक का दिमाग पूरी तरीके से कार्य करने लगता है। उसकी जितनी भी मानसिक शक्तियाँ होती है, ध्यान, स्मृति, कल्पना करना, संवेदनाएं, वो इन सबको महसूस करने लगता है और इन्हें समझने लगता है और इनके माध्यम से क्या है, चीज़ों को जानने लगता है। तो अगला है सीखने की तीव्रता। सीखने की तीव्रता भी इस अवस्था में बहुत तेजी सीखने की तीव्रता इस अवस्था में भी बहुत तीव्र होती है। बालक जो है वो प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। जो बालक होता है उसकी सीखने की तीव्रता इतना ज़्यादा होती है कि वो प्रथम जन्म से लेकर प्रथम जो 6 वर्ष है उसमें जितना सीखता है वो उतना 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। वो 12 वर्ष में भी उतना ज़्यादा इतनी शीघ्रता से क्या है, चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाता उसका, क्योंकि इसमें विकास, इन 5 वर्षों में विकास की तीव्रता की गति उसकी बहुत ज़्यादा होती है और विकास उसका बहुत तीव्रता से हो रहा होता है। वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या कोई भी विकास हो, बहुत तीव्र गति से हो रहा है। तो बालक प्रथम 6 वर्ष में जितना सीख लेता है उतना 12 वर्षों के दुगना सीख लेता है और उतना 12 वर्ष में भी नहीं सीख पाता है। तो इसमें सीखने की तीव्रता बहुत अधिक होती है। अगला है कल्पना की सजीवता। बालक जो भी चीज़ें देखता है उन्हें सजीव मान लेता है। जो भी चीज़ें देखता है, जो खिलौने होते हैं, जो जिन भी वस्तुओं से वो खेलता है उन्हें सजीव मान लेता है और उनके प्रति सजीवता के समान व्यवहार करने लगता है। अगला है आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना का तात्पर्य है वो अपने माता पिता, भाई बहन से बहुत प्रेम करता है और उनके अलावा जितने भी जो भी उसके परिवार के सदस्य होते हैं, सबसे ज़्यादा माता पिता और भाई बहन से वो बहुत प्रेम करता है। उसके अंदर उनके प्रति प्रेम की भावना होती है। दूसरों पर निर्भरता। एक छोटा शिशु जो होता है बाल्यावस्था में, वो अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर से तात्पर्य अपने परिवार के सदस्यों पर, अपने माता पिता पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर रहता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्तियों का तात्पर्य होता है जो प्रवृत्तियां से जन्म से मिलती हैं, जैसे कि रोना, क्रोध करना, भूख, ये सारी क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो इन पर आधारित उसका व्यवहार होता है। अगर उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो क्रोध के माध्यम से रोकर उसे निकालने का प्रयत्न करता है और चीज़ों को फेंकने लगता है। तो ये होती है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है कि वो अपनी मूल प्रवृत्तियों, अगर उसे भूख लगती है तो वो उसे जो भी चीज़ सामने मिल जाती है वह उसे मुंह में डालने की कोशिश करता है, उसे खाने लगता है। जो व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों पर होता है, इसलिए इस व्यवहार को उसका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहा जाता है। अगला है सामाजिक विकास, सामाजिक भावना का विकास। तो इस अवस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है, इसमें पहले बालक अकेले खेलता है, अकेले अपने खिलौनों के साथ खेलना पसंद करता है। उसके बाद धीरे धीरे वो जैसे बड़ा होता है, 3 साल 4 साल का होता है, वो घर के बाहर निकलने लगता है और वहाँ बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। घर के बाहर बच्चों के साथ समूह में खेलना पसंद करता है। तो जब वो समाज में निकलने लगता है, समाज के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, समाज में बाहर जाता है, तो उसके अंदर सामाजिकता की भावना का भी विकास होता है। अगला है संवेगों का प्रदर्शन। 2 वर्ष की आयु तक बालक के सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 2 वर्ष की आयु तक बालक के अंदर जो भी संवेग है, क्रोध, घृणा, प्रेम और गुस्सा करना, भूख, ये सारे जो भी संवेग हैं वो उनको क्या करता है, उनका प्रदर्शन करने लगता है। उसके अंदर जो भी संवेग हैं वो सारे विकसित हो जाते हैं और वो उन्हें क्या है, समय समय पर प्रदर्शित करता है। तो आप लोगों को इतनी विशेषताएं समझ आ गई होंगी। आगे की विशेषताएं देखते हैं। अगला है गाइस दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति शब्दों और गतियों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो भी बालक सामने देखता है, जो भी शब्द उसके सामने बोले जाते हैं वो उन्हें दोहराता है। अगर आप अच्छे तरीके से उसके सामने व्यवहार कर रहे हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो बालक भी वैसे शब्दों को बोलना सीखता है। अगर आप उसके साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं, उसके सामने गलत वर्डों का यूज़ कर रहे हैं, तो बालक भी अनुकरण के द्वारा उन्हीं शब्दों को दोहराने का प्रयास करता है, उनको दोहराता है, क्योंकि उसके अंदर इस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। उसके सामने जो भी शब्द बोले जाते हैं वो उन्हें वैसे ही दोहराता है। अगला है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बालक के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होती है कि पेड़ है तो पेड़ खड़ा क्यों है, पेड़ हरा क्यों है, चिड़िया उड़ती क्यों है, हम आपके जितने लंबे क्यों नहीं है मम्मा। ये सारी चीज़ें क्या है, बालक के मन में आती हैं। तो उसके अंदर सारी चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होती है, वो बहुत से प्रश्न करता है। अगला है, तो ये हो गई जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को जानने की इच्छा होती है तो उसे जिज्ञासा की प्रवृत्ति कहते हैं। अगला है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण का मतलब होता है जो भी व्यवहार उसके सामने किया जा रहा है परिवार के सदस्यों के द्वारा या अभिभावकों के द्वारा, वो उसी व्यवहार को देखकर ग्रहण करता है और उसी व्यवहार को दोहराता है, अपने द्वारा उसी व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो ये होता है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। जो भी उसके सामने जो भी व्यवहार हो रहे हैं वो उसकी नकल करता है और सेम टू सेम वैसा ही बिहेवियर करने की कोशिश करता है। अगला है अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। छोटा बालक पहले अकेले खेलना पसंद करता है, अपने खिलौने के साथ खेलना पसंद करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो बाहर बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है और अकेले ना खेल के समूह में खेलने लगता है।
ये सारी विशेषताएं होंगी प्रारंभिक बाल्यावस्था की। तो गाइस आप लोगों को सारी विशेषताएं समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। ये सारी विशेषताएं होती हैं, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि इन विशेषताओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा, तभी तो आप बता पाएंगे, उसका आंसर दे पाएंगे। और ये भी पूछ लिया जाता है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार किस अवस्था की विशेषता। ये सारे क्वेश्चन विशेषताओं से बन जाते हैं। और ये भी पूछ लिया जाता है कि बाल्यावस्था की उम्र कितनी होती है, तो जन्म से 5 वर्ष होती है। आगे देखते हैं कौन सा मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ईसीसी ई पर एनसीईआरटी के उद्देश्य, एनसीईआरटी के जो 2005 एनसीएफ बना है उसके अनुसार एनसीईआरटी पर ईसीसी के क्या उद्देश्य हैं। तो बच्चे का समग्र विकास, जिससे वह अपनी क्षमता पहचान सके, विद्यालय के लिए तैयारी, महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना, बच्चे का समग्र विकास करना, उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी तरीके से क्या है, बच्चे का पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, एनसीएफ 2005 की रूपरेखा पर ईसीसी के अंदर एनसीईआरटी के उद्देश्य के तहत रखा गया है। अगला है विद्यालय के लिए तैयारी। एक बालक को क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में विद्यालय जाने के लिए, विद्यालय के पूर्व उसको विद्यालय जाने के लिए तैयार करना, वहाँ के औपचारिक वातावरण को किस प्रकार ग्रहण करना है और कहाँ उसे उस औपचारिक वातावरण में किस प्रकार रहना है, इसके लिए उसे पहले से आंगनबाड़ी में आईसीडीएस के तहत भेजा जाता है, जहाँ पर उसे विद्यालय जाने के पूर्व की तैयारी करवाई जाती है। अगला है महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना। एनसीएफ 2005 जो ईसीसी के एनसीईआरटी के तहत ईसीसी में महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं भी प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के जो ये 3 उद्देश्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप लोग गाइस जरूर याद रखिएगा। अगला देखते हैं कौन सा है। तो यहीं पर हम लोगों का चैप्टर गाइस यहीं पर ख़त्म होता है। तो हम लोगों ने पूरा चैप्टर समझ लिया है बहुत ही आसानी से। जो भी चीज़ें इसमें आ सकती हैं इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा भी समझ ली। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, तो इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा आप लोग। और एनसीएफ का होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, तो एनसीएफ इसको कहते हैं एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, तो इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका हिंदी मीन्स याद रखिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या होता है एनसीएफ का मतलब, और एनसीईआरटी का मतलब याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म जो भी चीज़ें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें थी वो आपको इस क्लास में हमने बता दी हैं। तो गाइस आप लोगों को ये मेरी क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।